तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, निर्माण उद्योग। तो ये 8वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। ये आपकी जो पुस्तक है भूगोल की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था तो इस पुस्तक से ये आपका 8वां अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। चलिए, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है। तो जो व्हीट और राइस है, तो उसको हम लोग आटे के रूप में जब बना लेते हैं, या धान को हम चावल के रूप में, क्योंकि धान के बाहर से आपका कवर होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो वो उस हिसाब से जब हम इसको उपयोग करते हैं तो इस तरीके से बन के, क्योंकि ये अगर हम खेतों से डायरेक्ट निकालें तो वो अलग कंडीशन होती है, और जब हम उसे उपयोग करते हैं तो वो अलग कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशनों में अलग अलग तरीके से हम इसे देखते हैं। तो वही बात आ रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन? निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए, लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। तो इसमें जो बुक्स हैं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, फैन हैं, कार्स हैं, मेडिसिन हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बनती हैं। ठीक। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, तो इकोनॉमी का ये महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन चुके हैं। ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो कुल राष्ट्रीय आय में ये सबसे ज़्यादा योगदान और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सेक्टर आ रहे हैं। अगला है उद्योगों के प्रकार। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसे भी देख लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी, निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहत, मध्य, लघु और कुटीर उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। तो इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है: बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। बृहद, लार्ज इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री एंड, ये भी माइक्रो इंडस्ट्री का एक पार्ट है, बट ये घर में आप पर्सनली भी इसको लगा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, मछली पालन उद्योग, चटाई बनाने का एक आपने उद्योग लगा दिया। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं कुटीर उद्योगों में आते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर, तो इस तरीके से भी आप सार्वजनिक और व्यक्तिगत भी बना सकते हैं। विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों या निगम हैं जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है। तो उद्योगों के उपयोग के आधार पर भी इसका वर्गीकरण हमने कर रखा है। मूल पदार्थ उद्योग, पूंजी पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो अलग अलग तरीके के उद्योग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। एग्रीकल्चर बेस, फॉरेस्ट बेस, मिनरल बेस और रॉ मटेरियल बेस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल, जो रॉ मटेरियल है, उस आधार पे हमने उद्योगों का वर्गीकरण कर लिया। एग्रीकल्चर के आधार पे हमने लगा ली, जैसे हमने शुगर मिल लगा ली, तो एग्रीकल्चर बेस है। जब हमारे पास शुगर केन होगा तभी हम शुगर मिल भी लगा पाएंगे। फॉरेस्ट के लिए हम कागज़ कारखाना लगाते हैं, तो जो हमें कागज़ मिल रहा है वो फॉरेस्ट से ही मिलता है।
खनिज के लिए हमने कॉपर की कोई इंडस्ट्री लगा दी, वायर बनाने हैं हमने, जो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसका यूज करने के लिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर 8 प्रकार के उद्योग हैं। धातुकर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में भी पढ़ते हैं। ये क्या हैं, क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं। तो स्वतंत्र उद्योगों के बारे में भी हम देखते हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेंगे, उनका रिलेशन रॉ मटेरियल से होता है नहीं होता है। तो इस तरीके की बात यहाँ पर आई है। अगला है, अब आता है उद्योग की स्थिति। वेयर इज लोकेटेड इन इंडस्ट्री, वो उद्योग लगेगा कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो इस बारे में बात है। चलिए देखते हैं। क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, बता रहा है क्यों लोकेशन वहाँ पर नहीं है। उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदलता जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से उद्योग निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं और उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो उद्योगों की जो स्थिति है, जो उसकी लोकेशन है, उसको इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में नीचे बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला देखते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे मैंने अगर शुगर मिल लगानी है, चीनी मिल अगर मैंने लगानी है, तो उसके लिए मुझे उन स्थानों पे जाना पड़ेगा जहाँ पर गन्ना अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये हो गया कच्चा माल। अब इससे मैं अगर अगर मुझे पंजाब में गन्ना मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, तो मैं पंजाब में ही शुगर मिल लगाऊंगा। अगर मुझे कच्चा माल मिल रहा है यानी कि गन्ना मिल रहा है पंजाब में और मैंने इंडस्ट्री लगा दी है कहाँ, महाराष्ट्र में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और जितना मैं बेनिफिट नहीं कमा पाऊंगा या मेरे वर्करों को उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना मेरी इंडस्ट्री का पैसा लग जाएगा। तो इंडस्ट्री लगाते क्यों हैं, कुछ बेनिफिट मिलेगा इसीलिए ना। तो इसीलिए जहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध है वहाँ पर ही इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो आगे को देखते हैं। ये तो कारण हमने देख लिया। चलिए, भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित हैं, इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा, प्रगलन, पीग, आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं। तो लौह इस्पात में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले उद्योग हैं, कच्चे माल हैं। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग की
स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों, बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं। लौह अयस्क के स्रोत भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट हैं। तो जो लोहा और कोयला है, दोनों भार ह्रास वाले उद्योग हैं। मतलब भार ह्रास वाले उद्योग इस तरीके से कह सकते हैं कि जब फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा लोहे का या कोयले से निर्मित या कोयले के उपयोग करके, तो अंतिम में उसका जो वेट होगा वो वेट कम हो चुका होगा। अगर 1 टन था तो 1 टन में से 50 किलो ही निकलेगा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो अगर दूर से ट्रांसपोर्ट करके अगर हम लाते हैं तो भार ह्रास भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में तो खर्चा 1 टन का ही लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट 50 किलो निकल रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं इसमें। अगला देखते हैं शक्ति। जो पावर है ये भी इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब शक्ति किस तरीके की शक्ति है वो हम देखते हैं। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम, कृत्रिम नाइट्रोजन, निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कुछ कुछ उद्योग होते हैं जिन्हें विद्युत जो एनर्जी है उसकी ज़्यादा मात्रा आवश्यकता होती है। तो शक्ति जहाँ पर विद्युत एनर्जी या कोयले से निर्मित एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिले वहाँ पर उद्योग हम लगाते हैं। अगला है बाजार। अब आती है मार्केट। तो यहाँ पर देखते हैं बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। बाजार मार्केट है तो लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे तो कस्टमर खरीदेंगे प्रोडक्ट को। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार ह्रास नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है। ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट ही की जाती है, क्योंकि परिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो बाजार है, बाजार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कुछ पत्तन हैं वो भी निभाते हैं। और जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा होंगे, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी जिस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर ही हमें वो इंडस्ट्री लगानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इनके आसपास इंडस्ट्री लगी हुई है। इसका रीज़न कभी आपने जानने की कोशिश की कि इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा इसीलिए हुआ कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने और वाले केंद्र बिंदु बन गए। नोड नोड हम बोलते हैं जो केंद्र बिंदु होता है रोड नेटवर्किंग का या किसी भी नेटवर्किंग का ट्रांसपोर्टेशन में। रेलवे लाइनें बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। अगला है श्रम। अब जो लेबर होते हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं इंडस्ट्री की स्थिति में। क्या हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और 60% से ज़्यादा, 65% मैक्सिमम मान लें, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, तो
इलिटरेट पर्सन बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, तो उन लोगों के लिए और काम क्या रह जाता है, श्रम जो करते हैं वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेबर हो सकते हैं या उसमें मार्केटिंग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग बस हमें जो मैन पावर कहाँ पर लग रही है इंडस्ट्री में, वो भी बहुत आवश्यक है किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना में। अगर हम बात करें कि हमें लेबर मंगाने पड़ रहे हैं दूसरे देशों से, तो वहाँ पर फिर हमारी इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं होगी, या हमें दूसरे स्टेट से एजेंसियों से बात करके अगर हमें लेबर मंगाने पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्री बहुत हद तक, क्योंकि लेबर मंगाने और उनमें ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। हमें लेबर अगर आसपास ही मिल जाते हैं और कम पैसा देकर श्रम ज़्यादा मिल जाता है, तो वहाँ पर आपकी इंडस्ट्री में बेनिफिट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है इंडस्ट्री लगाने का, बेनिफिट कमाना। ऐतिहासिक कारक, अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर भी हैं इसमें, क्या है देखते हैं जरा। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा? अभी क्यों उभरे हैं? एक तो ये उभरे हैं किस कारण से, नोड एरिया है ये, और दूसरा क्या है, कुछ हिस्टोरिक फैक्टर भी है। ये स्थान हमारे औपनिवेशिक जो ग्लोबलाइजेशन अतीत द्वार अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये पहले से ही काफ़ी प्रभावित थे व्यापार की दृष्टि से। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोई, सूरत, बड़ौदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और औपनिवेशिक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। औपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थापित स्थानिक विस्तार हुआ। तो औपनिवेशीकरण के कारण से भी हम इनको जानते हैं, क्योंकि जिस समय पर विदेशी यात्री भारत में आए हुए थे, तो उनके द्वारा इन्हीं क्षेत्रों पर पहले व्यापार शुरू किया गया। अगला है औद्योगिक नीति। अब जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अब ये क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको मेन फैक्टर यहाँ पर पता चल गए ना, कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री लग रही है, तो कोई भी उद्योग अगर हम लगा रहे हैं, तो उद्योग की स्थिति, कोई भी उद्योग अगर हम लगाएंगे इंडस्ट्री, बेशक वो चीनी मिल हो, वो आपका कपड़े का उद्योग हो, तो उद्योग की स्थिति जो है, या हम कहें लोकेशन, TION, जो लोकेशन लगेगी उसके लिए सबसे पहले क्या इफेक्टिव होगा, कच्चा माल, अगला इसमें होगा शक्ति, अगला इसमें होगा मार्केट या बाजार, अगला इसमें होगा ट्रांसपोर्ट या परिवहन, अगला इसमें होगा श्रम या लेबर, अगला होगा इसमें ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक कारक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप यूपीएससी में अगर मेंस लिख रहे हैं, तो इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ऐतिहासिक कारक। तो अभी से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं इन चीज़ों में, तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। औद्योगिक नीति अब हम देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कैसी है भारत में, क्योंकि हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय
पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। तो जो राउरकेला है उड़ीसा में और भिलाई है छत्तीसगढ़ में, तो इन दोनों की जब स्थापना की गई थी तो इन क्षेत्रों में जो जनजाति जो ट्राइबल कम्युनिटी है तो उनका भी डेवलपमेंट हो सके, उद्योग लगेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, उनको नई नई चीजें पता चलेंगी, तो इसलिए वहां पर उद्योग लगाए गए। बट उसका कोई लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिला नहीं। तो सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर नए नए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती रहती है या लोन वगैरह देती रहती है या अन्य चीज़ें होते रहती हैं भारत में। मुख्य उद्योग, अब जो मेन हमारे इंडस्ट्री हैं भारत की मेजर इंडस्ट्री वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार उद्योग है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित है जो कि अंग्रेजों के समय से भी फला फूला। इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, अ, अवगम प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हम इसे कहते हैं, की भी विवेचना की जाती है। तो पहले तो अलग तरीके का एक ट्रेडिशनली हमारे यहाँ काम चलता था, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र की मिल हो गई, चीनी उद्योग हो गया। बट अभी के टाइम पर क्या हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी आ गई है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी आ गई है। ठीक, चलिए अब पहले देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में क्या रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात उद्योग के विकास में ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? उपयोग होने वाले तो नहीं बना सकते। लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा, लोहा नहीं होगा तो हम अ, फावड़ा कैसे बनाएंगे, और अन्य चीज़ें भी हैं जो बड़ी बड़ी, ट्रैक्टर आप कैसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसम्तिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं, इसीलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोत के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए अर्धचंद्राकार प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय उत्पादक, ढलाई मिलें और अनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। अगला है एकीकृत इस्पात कारखाने, जहाँ पर सिर्फ इस्पात ही इस्पात बनेगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं। टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा लौह इस्पात मुंबई, कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित हैं। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पत्तन कोलकाता है। तो यहाँ पर एक पोर्ट हमें मिल गया कोलकाता, जो सबसे नज़दीक है। ठीक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ लिया था। संयंत्र को पानी, सुवर्ण रेखा एवं खारकोई नदी से, लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खानों
ओडिशा से, और कोककारी कोयला, कुकिंग कोल कहते हैं हम इसे, कोयला झरिया और पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इसे सामान जो है उसका रॉ मटेरियल वो भी आसपास से ही प्राप्त हो जा रहा है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, तो इस तरीके से इसकी स्थापना की गई है। अगला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसको, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में, कुल्टी वेस्ट बंगाल में है, स्थापित किया। 1937 में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी को के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों रानीगंज, झरिया, रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंहभूम झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972 से 1973 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, चलिए, स्टील वर्क्स कंपनी नहीं, वर्क्स है। तीसरा एकीकरण इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से, ये आ सकता है कभी भी, यहाँ इंपोर्टेंट लग रहा है, वेरी इंपोर्टेंट, के नाम से जाना जाता था। बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी के लौह अयस्क क्षेत्र के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, दो डायग्राम हमारे बने हुए हैं। तो एक तो हो गया ये भारत लौह एवं इस्पात संयंत्र, तो यहाँ पर बोकारो देखो, यहाँ पर बोकारो आपको देखने को मिल रहा है जो झारखंड में है। आसनसोल ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर आप झारखंड में देख रहे, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर है भद्रावती, ये कर्नाटका में है, और कहाँ पर रह गया, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को, तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जमशेदपुर ये है, ठीक। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, यहाँ पर है ये, ठीक। अगला आप देख सकते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, करें, चलिए, तो भिलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला इसमें राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में है ये, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल लोकेशन ये है, बोकारो छत्तीसगढ़ ये। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा किन नदियों से होते हुए आ रहा है, कहाँ पर लोकेशन है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए, बोकारो, सॉरी ये बोकारो है आपका कहाँ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भिलाई है। चलिए, तो हम जहाँ पहुँचे थे, एक बार उस लाइन को दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे विश्वेश्वरैया के बारे में। तो चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त कोयला नहीं मिलता था, तो इसमें क्या किया गया वो देख लेते हैं। लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गईं, जिनमें जोग प्रपात विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, क्योंकि पानी बहुत आवश्यक है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 टू
ये 5 ईयर प्लानिंग है 1956 टू 1957 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी देगी, एक संस्था है, तो उसने इसमें कार्यभार लिया। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र। जो रूरकेला है इसके बारे में देख लेते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है क्योंकि इसे निकटस्थ झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ के केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। तो जल अलग जगह से और ये अलग जगह से मिल रहा है इनको। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? ये बना है जर्मनी के सहयोग से बना है। आगे बढ़ते हैं। भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई है। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्तिगृह से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। तो ये किसके सहयोग से बना है? रशिया के सहयोग से बना है। भिलाई इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। और ये कहाँ है? रूरकेला, ये उड़ीसा में है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अभी बताऊंगा मैं आपको याद करने की ओर। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से, तो ये ब्रिटेन की यूके की सरकार के सहयोग से बना है। यूके मतलब इसे आप उत्तराखंड न समझें, इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम। चलिए, से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित और लौह अयस्क नोआ मंडी मानचित्र से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होता है। तो ये हो गया। अगला है बोकारो। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो को राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बों राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। तो ये हो गया बोकारो, ये रूस के सहयोग से बना है। अन्य इस्पात संयंत्र तो और भी देख लेते हैं, अन्य कौन कौन से हैं। थोड़ा सा जूम करें, चलिए ठीक है। चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है।
इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इस इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट कर्नाटक में विकसित किया गया। हॉस्पेट याद रखिएगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। इस तरीके के जो यूनिक नाम आते हैं तो आप लोग इसे डायरी में नोट भी करते रहिए। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जाता है जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू हुआ, तो सेलम तमिलनाडु में है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई। इनमें से अधिकांश इकाइयां अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लौह और लोहे का उपयोग करती हैं और उसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित करती हैं। तो यहाँ पर एक बार डायग्राम बना है। तैयार इस्पात मिलियन टन में, तो मिलियन टन में तैयार इस्पात है और यहाँ पर तैयार इस्पात उत्पादन की बात की गई है। 1982-1981 में कितना तक होता था, तो 12 मिलियन टन से भी कम होता था। कितना होता था, 12 मिलियन टन से भी कम होता था। उसके बाद जब हम देखें 2001 में कितना हुआ, 2001 में लगभग 30 तक हुआ, ठीक है ना, 36 ऊपर जा रहा है। 2002 में थोड़ा ऊपर गया, 2003 में और ऊपर गया, फिर उसके बाद ऊपर जाते रहा। तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। चलिए अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, चींग और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो श्रमिक भी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन भी है और खपत भी है, तो इसीलिए पुराना उद्योग है। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलता पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल में स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे। तो मैनचेस्टर कहाँ है, यह है ब्रिटेन में, और लिवरपूल भी ब्रिटेन में। तो वो लोग क्या करते थे, भारत से इसको रॉ मटेरियल बना के पानी के जहाजों के थ्रू इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक। और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। तो जो वहां तैयार माल होता था उसे भारत लाके बेच देते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। तो भारत की अपेक्षा यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, तो इसीलिए वो सस्ता मिलता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। तो 1854 में पहली सूती वस्त्र की मिल की स्थापना भारत में की गई। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हाथ से बना कैसे रहे, हथकरघा वस्त्र उद्योग और सूत की कताई। तो यहाँ पर लास्ट लाइन क्या पड़ी थी, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए क्या किया जाता था। अब देखते हैं आगे को हम, फिर एक बार मैप भी देख लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैप देखते हैं।
के लिए, इंग्लैंड भेजने के लिए जो कपास भेज रहे थे, मुंबई पत्तन पर लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यह श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था, इसीलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बाद में दो और मिलें, शाहपुर मिल और कैलिको मिल, अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और इस उद्योग को एक बड़ा प्रतिशरण झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः यह उद्योग फिर से विकसित हो गया। 1988 में भारत में 1782 मिलें काफ़ी होती हैं थी, जिनमें से 192 सार्वजनिक सेक्टर और 151 सहकारी सेक्टर में थी। सबसे अधिक संख्या 1439 मिलें निजी सेक्टर में रही। भारत में सूती वस्त्र उद्योग दो सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघा, खादी सहित विद्युत करघे मतलब विद्युत से चलने वाले में उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादनों में तेजी से कमी आई। यह 20 शताब्दी के मध्य 81% से घटकर 2000 में केवल लगभग 6% रह गया है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र का 59% से अधिक विकेंद्रीकरण सेक्टर में विद्युत करघों द्वारा और लगभग 19% हथकरघा सेक्टर द्वारा उत्पादित किया जाता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता, अतः अन्य दूसरे कारक जैसे करघों के चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी, बाजार आदि का उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तो कैसा कपड़ा उत्पादन होना चाहिए बाजार डिसाइड करता है। बाजार कैसे डिसाइड करेगा? बाजार इस आधार पर डिसाइड करेगा कि जिस तरीके की डिमांड पब्लिक की आ रही होगी। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तो मिलों को बाजार के निकट स्थापित इसलिए किया जाएगा ताकि मार्केट में लोगों के बारे में पता चल सके कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ताकि मिल उस तरीके का प्रोडक्ट बना सके। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन के उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलोर में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर और बड़ौदा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थापित निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई।
पत्तन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हथकरघा, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। तो कुछ कुछ जगहों पर और उद्योगों की स्थापना की गई है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल अवस्थितिक कारक विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये सब के सब अहमदाबाद हो गया, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तो एटलस निकाले रहते तो उसमें सब कुछ चीजें दिखती है आपको, तो ढूंढिएगा। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं, कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। तो चित्र 8.11 में दिया गया है, कुछ अभी देखेंगे हम। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं, उनमें से अधिकांश कपड़ा न रखकर सूत का उत्पादन करती हैं। कोयम्बटूर, जहां तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलें हैं, मिलों की अवस्थिति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरन, थंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनागरी, हुबली, बेलारी, मैसूर, बेंगलोर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। वहां अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल और गुंटूर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदी नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित हैं। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 1950-1951 से 1999-2000 के मध्य सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुनी वृद्धि हुई है। तो अभी के टाइम पे इतनी वृद्धि हो गई है। 1950 से लेकर अगर हम बात करें सन 2000 तक का है, तो 50 ईयर की बात चल रही है। सूती कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की ओर कौन सी समस्याएं हैं? तो और भी बहुत सी समस्याएं सूती वस्त्र इंडस्ट्री की। अभी के टाइम पे सूती वस्त्र को उपयोग करना लोग ज़्यादा, उसके बदले कुछ और उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। विदेशों में इसकी मांग भी बहुत कम हो रही है। तो एक बार हम इसे चित्र 8.11 हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया भारत सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में जो सूती वस्त्र इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर जूम करके ही देखना पड़ेगा। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। सहारनपुर यूपी, वेरी फेमस। मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सब यूपी के हैं। दिल्ली में भी लगी है। ग्वालियर एमपी, उज्जैन एमपी, देवास, इंदौर, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बड़ौदा, सूरत, मुंबई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हुगली, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, ये सब है। दक्षिण में है तमिलनाडु, यहाँ पर है तूतीकोरिन, मदुरई, तंजावुर, सेलम, तिरुनेलवेली, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बटूर, इस तरीके से यहाँ पर है।
और ये सूती वस्त्र का मिल क्षेत्र और विकेंद्रीकरण तो इस तरीके से है, पहले इतना था फिर इतना, फिर अभी के टाइम पर बढ़ गया है काफी उत्पादन भी। ठीक है, अगली इंडस्ट्री हम देखते हैं, इसमें है चीनी उद्योग। जो शुगर इंडस्ट्री है उसे देख लेते हैं। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खंड, सारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों भागों में चीनी मिलें खोली गईं। 1950 से 51 में 139 कारखाने प्रचालित में थे, जिनमें से 11.34 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा था। सन 2000 से 2001 में चीनी मिलों की संख्या 506 और उत्पादन 17,699 लाख टन हो गया। अब इसमें उद्योग की अवस्थिति। अब भाई शुगर मिल कहाँ पर लगेगी? ठीक, तो शुगर मिल के लोकेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। चलिए, गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। तो भाई गन्ना, शुगर केन जो होता है, शुगर केन में से अगर हम उसमें रस निकाल दें तो भार ह्रास हो जाता है। एक एक गन्ने की हमने एक शुगर केन लिया, शुगर केन को हमने उसमें से जूस निकाल लिया, तो हमें एक ग्लास जूस मिल जाए, 2 गिलास जूस मिल जाए, और शुगर केन कुल था 3 किलो का। ठीक, तो इस तरीके से भार ह्रास हो जाता है। चीनी, अच्छा जी, लाइन सीधी पड़ेगी नहीं। चलिए मुझसे, चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काट कर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ के लिए दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत हैं। इनमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यूपी का कौन सा स्थान है? सेकंड। चीनी उद्योग दो पेटियों, गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच हैं। तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलगाम, बेलारी, मांड्या, शिमोगा, बीजापुर, चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जहां चीनी उद्योग तटीय प्रदेशों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और निजामाबाद जिले, तेलंगाना में मेडक जिले और रायसीमा के चित्तौड़ जिले में वितरित है। अब अलग अलग हैं, बिहार में भी इसकी बात आ रही है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी और गुजरात
एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, दरभंगा और गया। मानचित्र में गया दिया गया होगा। मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब का सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक हैं। हरियाणा में चीनी मिलें यमुनानगर, रोहतक, हिसार। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ है? हरियाणा में है चीनी मिलें यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसद और भावनगर जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। अगला है पेट्रो रसायन उद्योग। उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। परिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोल के से जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसे हम उत्पादन किया जाता है अन्य चीज़ों का, तो उसे हम पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से तब जानेंगे। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉलीमर, दूसरा है कृत्रिम रेशा, तीसरा है इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स, अगला है पृष्ठ संक्रियक। मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नोगोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक सेक्टर में आती हैं। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर, रेशे और रेशों से बने संकीर्यक का निर्माण और वितरण करता है। दूसरे पेट्रोफिल्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ौदा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। आगे को देख लेते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बन गई। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने के सेक्टर में हैं। यह उद्योग पुनः चक्रित रिसाइकल्ड प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लिष्ट तंतु सिंथेटिक फाइबर का अपने मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षालनता, धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन प्लास्टिक धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, गोदीप नगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर,
उधना में लगाए गए हैं। कोटा और बड़ौदा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथकरणीय वस्तु बन चुकी है और हमारे रहन-सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसीलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? तो प्लास्टिक अनेकों तरीके से हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। उससे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। भारत पेट्रोल उत्पादों के बड़े निर्यातक देशों के रूप में उभरा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बोल रहा है कि भारत जो है पेट्रोल के उत्पादों के निर्यात जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बड़ी मात्रा में कर रहा है। एपी सैनी ने कोई रिपोर्ट लिखी है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसा साधन संपन्न विकसित देश भी भारत से पेट्रोल उत्पादों का आयात करते हैं। तो ये देश भी भारत से पेट्रोल के उत्पादन का आयात करते हैं। तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, जरा राउंड में जल्दी से पढ़ लेते हैं। भारत अब पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यातक देशों के रूप में भी उभर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे साधन संपन्न विकसित भी भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं। देश में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष सन 2004-05 में देशों से 29,928 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2005 से 6 में 46,785 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के निर्यात में भी वृद्धि ही है। वित्त वर्ष सन 2004-05 में भारत से विभिन्न देशों को 1,82,00,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2005-06 में बढ़कर 2,15,00,000 मीट्रिक टन हो गया। अधिकृत सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2004 से 5 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 43.8% था, जो वित्त वर्ष सन 2005 से 6 में बढ़कर 49.6% हो गया। इसी तरह निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2004 से 5 56.2% था, जब लेकिन वित्त वर्ष 2005 से 6 में यह मामूली घटकर 50.4% हो गया। सूत्रों के अनुसार 1998 में रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस की परिधि से बाहर थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं, जाने के बाद पेट्रोलियम क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर ढांचागत सुविधाओं में सुधार हुआ। यही नहीं, देश में कई स्थानों पर घरेलू रिफाइनरियों की स्थापना भी की गई। इस तरह भारत की पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के तौर पर विश्व में पहचान बनी और आज यह स्थिति है कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में अच्छा खासा निर्यातक देश बन गया है। तो भारत अभी के टाइम पे अच्छा खासा निर्यातक देश है। निजी क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा जामनगर, गुजरात में प्रस्तावित सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हो जाने के बाद रिफाइनरी के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनर तेल शोधक देश बन गया है। तो सबसे बड़ा रिफाइनर देश बन गया भारत। रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा यह रिफाइनरी अपनी वर्तमान RIL की रिफाइनरी के साथ ही 27,000 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जा रही है। 3 वर्ष की अवधि में तैयार होने वाली इस रिफाइनरी की तेल शोधक क्षमता 5,80,000 बैरल प्रतिदिन होगी। यह रिफाइनरी 100%
निर्यातोन्मुखी होगी, अर्थात यह रिफाइनरी में तैयार किए जाने वाले सभी उत्पाद निर्यात किए जाएंगे। तो जो रिलायंस कंपनी है बहुत बड़ी तेल की पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसका निर्यातक बन चुका है और भारत का काफ़ी नाम है। आगे को बढ़ते हैं। ज्ञान आधारित उद्योग, तो इसे भी देख लेते हैं। अवगमन प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा सेक्टर द्वारा सन 2004-05 में 78,230 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर का निर्यात किया गया था, जो पिछले वर्ष 30 से 32% थी। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के लिए उत्तरदायी हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अवगमन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में हैं। फिर भी हार्डवेयर विकास सेक्टर में भारत को अभी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करनी है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग दोगुना हो रहा है। तो जो भारत में जो नॉलेज बेस्ड जो जानकारी है सॉफ्टवेयर की है या अन्य चीज़ों की है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बेची जा रही है और उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। इस वजह से एक नया सेक्टर निकल के आता है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तथा औद्योगिकरण विकास, औद्योगिक विकास, तो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास जो हुआ है, इन तीनों का रोल कैसे है औद्योगिक विकास में देखते हैं, या ये तीनों किस तरीके से काम करते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। इसमें विकृत अथवा कमियों को दूर करना, विकृति और कर्मियों को दूर करना, कमियां जो थी, कर्मी नहीं कमी, जो लू फॉल्स होते हैं, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकी निशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार, प्रास्थान प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए, अब औद्योगिक लाइसेंस के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, देखते हैं। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्य कर दी गई। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई। परमाणु शक्ति के से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में निर्दिष्ट दर्शा पदार्थ तथा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। संपत्ति दहली की सीमा समाप्त कर दी
गई और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें केवल निर्धारित आरूप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए विदेशी शिक्षा विदेशी सीधा निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंधन कुशलता और व्यावहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंच की सहमति दे दी। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधित नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारकों से बड़े शहरों में या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, इन निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्य व दुग्ध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो इंडिया में है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। श्रीनगर में है, शिमला, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, गांधीनगर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नवी मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मणिपाल। और कहीं है, और भी कुछ नए खुल गए होंगे। चलिए जूम कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व के साथ अपने देश की जान पहचान बनाना, संस्कृति का ग्लोबलाइजेशन, व्यापार का ग्लोबलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का ग्लोबलाइजेशन, एकीकृत करना। तो इसमें वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग और निवेशी और विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्यमों खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम की कार्यान्वित करना और तब आयात करों
स्तर को ध्यान में रखते हुए नीचे लाना। निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। विदेशी सहयोग स्वीकृति के समाप्त हो जाने से यह प्रकट होता है, एक बड़ा हिस्सा मूल भाग प्राथमिकता सेक्टर में चला गया, जबकि आधारित अवसंरचनात्मक सेक्टर इससे अछूता ही रह गया। इसके अतिरिक्त विकसित और विकासशील राज्यों के बीच अंतर बहुत बढ़ गया। घरेलू निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों का बड़ा भाग पहले ही विकसित राज्यों में जा चुका है। उदाहरण के लिए 1991 से सन 2000 के औद्योगिक निवेशकों द्वारा कुल प्रस्तावित निवेश में से एक चौथाई 23% भाग औद्योगिक रूप से विकसित महाराष्ट्र के लिए, 17% गुजरात के लिए, 7% आंध्र प्रदेश के लिए और 6% तमिलनाडु के लिए था, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए केवल 8%। कई छूटों के बाद भी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रस्तावित निवेश का 1% से भी कम भाग प्राप्त हो सका। वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर राज्य खुले बाजार में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने में विकसित राज्यों से आगे नहीं निकल सकते और इसीलिए इन्हें इन प्रक्रियाओं में हानि उठानी पड़ती है। अब देखते हैं आगे भारत के औद्योगिक प्रदेश। ये हमने पार्क देखे थे और उससे पहले हमने देखा था ज्ञान के आधार पर उद्योग। उदारीकरण देखा था। उदारीकरण का मतलब ये हुआ, सामान्यतः हम ये समझें कि भारत में अगर आपको उद्योग लगाना है, बेशक मैंने मोबाइल की कंपनी खोलनी हो या मैंने शुगर मिल खोलनी है या मैंने चमड़े के लेदर की इंडस्ट्री खोलनी है, तो मुझे सरकार उदारता दिखाएगी और मुझे लाइसेंस देने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो मुझे जो व्यापार करना है उस व्यापार के लिए सरकार पूरा सपोर्ट करती है, बेशक मैं भारत देश का नागरिक हूँ चाहे विदेश का नागरिक हूँ, तो उसे हम उदारीकरण समझेंगे। ठीक, दूसरा है निजीकरण, मतलब व्यक्तिगत रूप से काम करना, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। वैश्वीकरण आप समझिए, ग्लोबलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम देख रहे थे भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिक कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। तो उद्योग हर जगह एक समान नहीं है, कुछ कुछ कारणों से कहीं कहीं पर ये होते हैं। उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक निर्गत और उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि। औद्योगिक प्रदेश और जिले। मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं। कौन कौन से? मुंबई, पुणे प्रदेश, हुगली कहाँ है? वेस्ट बंगाल, बेंगलोर तमिलनाडु, गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुड़गांव, कोलम, तिरुवनंतपुरम। लघु उद्योग में आते हैं आपका अंबाला, सहारनपुर, इंदौर, जयपुर, कोल्हापुर, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, ये है आपका उदिलाबाद, और यह है इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। औद्योगिक जिले जो हैं कानपुर है, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी। ये जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल में पड़ता है जलपाईगुड़ी। कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं भारत मुख्य औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ यह है दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ वाला क्षेत्र, यह है छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, हुगली वाला क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में। इधर आ रहा आपका गुजरात का क्षेत्र है, ये मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर आता है आपका विशाखापट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार विवरण। अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक इनका विवरण हम देखते हैं। पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तो इसे देख लेते हैं। मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में। चलिए जूम कर लेते हैं हल्का सा और आगे बढ़ते हैं। यह मुंबई, ठाणे के पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिले के संस्पर्शी क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो-रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मडगांव, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। तो यहाँ ये मुंबई का है, तो मुंबई पुणे क्षेत्र तो महाराष्ट्र में पूरा पड़ेगा ये एरिया। यहाँ ज़्यादातर बता रहे हैं कि 1869 में जब सुएज कैनाल जब खुली तो उसके बाद से व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मुंबई से व्यापार बढ़ने का मेन मकसद ये होता है कि वहाँ पर क्या है आपका, वहाँ पर है पोर्ट, जो एक नेचुरल पोर्ट है बंदरगाह, उसके कारण। अगला है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो हुगली कहाँ है? यह है वेस्ट बंगाल में। हुगली एक रिवर भी है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन के बनने के बाद प्रारंभ हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। उसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, उससे पहले नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1973 से 1911 होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 में रिश्रा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भटपारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो ये औद्योगिक प्रदेश भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। ठीक, जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी
पनपा, कागज इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधीय उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ। कोन्नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है। चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज और बिड़ला नगर, बांसबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, तो बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश भी एक बार देख लेते हैं। चैप्टर लंबा है तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज ही हम खत्म कर दें। बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलोर, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्र में से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जलविद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाया गया। तो पायकारा जलविद्युत क्षेत्र जो आपका संयंत्र है वो कब बनाया गया? 1932 में बनाया गया, तो ये आप याद रखना। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए। वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारी इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्यूमीनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ज़्यादातर विकास हुआ है। कहाँ पर? जो आपका बेंगलोर और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। अब गुजरात में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, उन चीज़ों को हम देखते हैं, या कौन सी चीज़ें वहाँ मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ौदा और जामनगर के चारों ओर हुई। तो ये कौन कौन से हैं? ये है, पहला है अंकलेश्वर, दूसरा है बड़ौदा, तीसरा है जामनगर। तो इनके चारों ओर हुई है। ये आपकी बात चल रही है किसकी? गुजरात की। 1860 में यहाँ एक सूती वस्त्र मिल भी खोली गई। कांडला पत्तन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, सूती मिल्स और कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधार रासायनिक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल, मशीन इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रक्रमण है।
अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर हैं। अगला आता है छोटा नागपुर प्रदेश। तो छोटा नागपुर एक प्लेट्यू, एक पठार भी है और एक प्रदेश रीजन के रूप में भी हम इसे देख रहे हैं। तो इसमें 4-5 जिलों के स्टेट्स के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या इसमें मैन्युफैक्चर्ड होगा। यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो जो वेट वाले जो मिनरल्स हैं उनके बारे में बात होती है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जलविद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन, भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर इसमें मशीन औजार बन रहे हैं, उर्वरक है, भारी इंजीनियरिंग, कागज है, सीमेंट है, रेल इंजन के डिब्बे, रेल इंजन बन रहा है, भारी विद्युतीकरण, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत बनती हैं। अगला आता है विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में भी। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले के से लेकर दक्षिण में कन्नूर और प्रकाशम जिलों तक फैला है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, पत्तनों, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, पत्तनों, इसके भीतर भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार निर्भर हैं। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमीनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रागलक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला लौह अयस्क का प्रयोग करता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूरू और कुरनूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। अगला है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। तो गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ का प्रदेश हम इसे भी देख लेते हैं। इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग है जो कि बड़े स्तर पर विकसित है। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है जहां प्रमुख रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है।
मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। अगला है कोलंबो तिरुवनंतपुरम प्रदेश, तो ये भी साउथ में है। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश की औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। इसकी खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण बाजार अभिव्य अभिन्यस्त हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर अधिकता है। इनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण हैं। खाद्य प्रक्रमण, कागज, नारियल, रेशा उत्पादक, एल्यूमीनियम, सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोची में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवा, कोच्चि, अलापुझा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र थे। ये महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बताया गया था जो हमें ऊपर मानचित्र में देखने को मिला था एक बार। तो यहाँ पर देखा था हमने मैप में इनको, तो सारे के सारे हमें यहाँ मिल गए हैं। ये तिरुवनंतपुरम, कोल्लम जो है आपका केरल में, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र ये आपका कर्नाटक और इधर मिल रहा है आपको। थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, फिर हम दोबारा से इसे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो ये है मुख्य औद्योगिक क्षेत्र जो अभी हमने पढ़े। तो पहला था गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाला। तो ये दिल्ली में, यूपी से, दिल्ली से और हरियाणा से बॉर्डर लग रही है पूरा। तो इसमें 3 राज्य आ रहे हैं। अगला था छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में भी लगभग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार भी था और झारखंड भी था, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ रहा था। हुगली में वेस्ट बंगाल आता है और बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र में कर्नाटक और तमिलनाडु आ रहे हैं। कोल्लम तिरुवनंतपुरम में आपका केरल है। मुंबई पुणे वाले क्षेत्र में लगभग गुजरात और ये आ जा रहा है, और गुजरात वाले क्षेत्र में गुजरात आता है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला। और कुछ ही चैप्टर रह गए हैं आपके बुक में, तो जल्दी से जल्दी इनको भी फिनिश कर देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।